हम चैप्टर 2 की शुरुआत कर रहे हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन मैंने यहाँ पर कोशिश करी है कि जितनी इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट बातें हैं उनको आप तक रखूँ, क्योंकि जो एक्चुअल पॉलिसी है उसमें करीब 33-35 पेज की पॉलिसी है और इसमें बहुत सारी डिटेलिंग थी, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने उनको सेलेक्टिव यहाँ पे कवर अप किया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इन्हें अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। चैप्टर 2 जिसका नाम है जनरल प्रोविजंस रिगार्डिंग इंपोर्ट ऑन एंड एक्सपोर्ट्स, यानी कि यहाँ पर एक जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के प्रोविज़न हैं उनके बारे में बात करी गई है। यहाँ पर बोलता है ये चैप्टर कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो फ्री रहेगा सब जब तक कि उसको रेगुलेट ना किया जाए, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को फ्री रखा जाएगा जब तक कि डीजीएफटी कोई उसमें उसको रेगुलेट ना करना चाहे। ये एक जनरल स्टेटमेंट है। इसके बाद इन्होंने बाइफरकेट किया है प्रोहिबिटेड, रेस्ट्रिक्टेड और स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस में। प्रोहिबिटेड का हिंदी मीनिंग होता है निषेध, यानी कि मना, कि इस काम को करने की परमिशन नहीं है, आपको निषेध है या आप नहीं कर सकते। रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में है कि आप कर सकते हैं लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ आपको सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे, कुछ ऑथराइजेशन चाहिए होगा, तब आप कर पाएंगे। तीसरी बात, जो स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस है, ये एक तरीके से ऐसे एंटरप्राइजेस हैं जिसमें कि आपका फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ओएनजीसी, इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन है कि अगर ये कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस ये हमारे आते हैं। इनका क्या प्रोसीजर्स है। प्रोहिबिटेड में जैसे शेर की खाल, अगर मान लीजिए आप कोई शेर की खाल को इंपोर्ट करना चाहें तो ये प्रोहिबिटेड है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से मना करती है और आप इसे इंपोर्ट नहीं कर सकते, या इसे हिंदुस्तान में मतलब जो है ना तो इंपोर्ट कर सकते हैं ना इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसे में पूरी तरीके से प्रोहिबिशन लगा हुआ है। ये एक ईल, एक तरीके की फ़िश है, इसमें भी रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि इसे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है नहीं, मतलब रिस्ट्रिक्शन के साथ में कर सकते हैं, पूरी फ्रीली एक्सपोर्टेबल ये नहीं है। स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे ओएनजीसी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। देयर आर सम आइटम्स विच आर फ्री फॉर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। और इसमें क्या है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के साथ साथ डीएफटी ये भी देखता है कि कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जो कि इंडियन के लिए कोई डोमेस्टिक लॉ में कोई दिक्कत ना ला सके, तो इस चीज़ को भी बताने की कोशिश की गई है। इसी चैप्टर 2 में जो है ITC-HS कोड के बारे में बात करी गई है। मैंने सेपरेट एक वीडियो बना रखी है ITC-HS कोड में, फिर भी एक छोटा सा ग्लिम्स देना चाहूँगा आपको कि ये 6 डिजिट के कोड होते हैं। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन WCO जो है इसने ये बना रखा है, और इसका बनाने का जो पर्पज़ है वो भी मैं एक आपको आगे एक एग्जाम्पल के दौरान समझाऊँगा और क्लैरिटी से समझाऊँगा। बात यहाँ पे हो रही है कि इंडिया जो है ये HS कोड मेंटेन करता है 8 डिजिट के HS कोड। HS कोड एक मतलब इंटरनेशनल हार्मोनाइज सिस्टम के कोड्स हैं जो कि गुड्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का शेड्यूल 1 जो है वो इंपोर्ट पॉलिसी की बात करता है, केवल न्यू गुड्स की बात हो रही है। सेकेंड हैंड इंपोर्ट जो है वो कुछ रिस्ट्रिक्शन में आता है और उसका अलग ट्रीटमेंट है, वो आगे डिस्कस किया जाएगा किसी दूसरे उसमें, बट यहाँ पर हम न्यू गुड्स की बात कर रहे हैं उसको मैंने। और एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है वो शेड्यूल 2 के अंतर्गत आती है। कंप्लायंस ऑफ इंपोर्ट विद डोमेस्टिक लॉ, यानी कि आप कोई भी चीज़ अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो डोमेस्टिक लॉ के साथ भी कंप्लायंस करना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो यहाँ पर आकर के इंडिया में किसी तरीके की कोई दिक्कत उत्पन्न कर दे या किसी तरीके का कोई चैलेंज क्रिएट कर दे जो कि हेल्थ, एनवायरनमेंट, सेफ्टी पे असर डाले। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ITC-HS कोड को मैंने एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास किया है। कैशियो नट जिसका कि HS कोड है 080131000। तो मैं हमेशा ये एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है कि चाइना वाले कैशियो को क्या बोलते हैं, या जापान क्या बोलता है, या जर्मनी क्या बोलता है, इटली क्या बोलता है, तो ये कन्फ्यूज़न ना रहे और लोग कैशियो को सेम सेंस मिले, तो इसके लिए एक नंबर बन गया कि 080131000 जो है ये कैशियो नट को डिफाइन करता है और सारे वर्ल्ड में जो है इसको इसी नंबर से जाना जाएगा। तो HS कोड का जो इंपॉर्टेंस है वो ये है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स, की आपकी गुड्स का डिस्क्रिप्शन क्या है, किस तरीके से आप इसको समझें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप देखें तो यहाँ पर IC के बारे में बताया गया है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए IC कंपलसरी है, मैंडेटरी है। नो एक्सपोर्ट इंपोर्ट शैल बी मेड बाय एनी पर्सन विदाउट ऑब्टेनिंग एन IC। इसके एक्सेप्शंस भी दे रखे हुए हैं, कुछ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस या वो
एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर इतना रेलिवेंट था तो मैंने इतना बताने का प्रयास किया है। और आईसी का जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन प्रोसेस है और अकॉर्डिंग टू डीजीएफटी 2 वर्किंग डेज़ में आपको आईसी इशू हो जानी चाहिए। फिर बात हो रही है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की। आपको पता होना चाहिए कि कॉमर्शियल इनवाइस, पैकिंग लिस्ट, बीएल और एयरवे बिल, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट को करने के लिए। इसके अलावा भी दूसरे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अब बात हो रही है रेस्ट्रिक्शन की। रेस्ट्रिक्शन का मतलब है किसी चीज़ को रेस्ट्रिक्ट कर देना। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग जब लॉकडाउन में बंद रहे तो हमारे अंदर एक रेस्ट्रिक्शन लग गया था कि हम घर के अंदर ही रह सकते हैं और हम घर के बाहर निकलने में रेस्ट्रिक्शन था कुछ कारणों से, क्योंकि कोरोना फैला हुआ था। तो यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शन का मतलब है कि डीजीएफटी को ये पावर दे रखी हुई है कि वो किसी नोटिफिकेशन के थ्रू किसी भी प्रोडक्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, उसके एक्सपोर्ट पे या इम्पोर्ट पे। जो रेस्ट्रिक्शन लगाने का ऐसा नहीं मतलब कि डीजीएफटी उठा, उसके मन में आ गया और उसने उठा करके किसी भी चीज़ पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। वो सब लर्नेड पीपल हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल हैं और वो सारी चीज़ों को, इकोनॉमिकल कंडीशंस को और फाइनेंशियल कंडीशन को समझते हुए और डोमेस्टिक सिनेरियो को समझते हुए भी चीज़ों पे रेस्ट्रिक्शंस को इम्पोज करते हैं। और जो रेस्ट्रिक्शन का रीज़न है कि अगर कोई प्रोटेक्शन करना है पब्लिक मॉरल्स का, किसी ह्यूमन, एनिमल, प्लांट लाइफ को प्रोटेक्ट करने का पर्पज़ है तो रेस्ट्रिक्शन लगता है। कोई पेटेंट, कॉपीराइट से रिलेटेड चीज़ें हैं तो रेस्ट्रिक्शंस की बात यहाँ पर आती है। अब बात आई प्रोहिबिशन की। प्रोहिबिशन, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको इसमें मज़ा भी आएगा। प्रोहिबिशन में क्या है कि किन किन कंट्रियों से, जैसे मैंने बताया कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में ये भी बताया जाता है कि आप किन किन कंट्रियों के साथ व्यापार कर सकते हैं और किन किन कंट्रियों के साथ व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोहिबिशन की बात आ रही है, इन्होंने प्रोहिबिशन में कर रखा है कि कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप, इंडिविजुअल्स और प्रोडक्ट से रिलेटेड की बात करिए। अब यहाँ पर कुछ फ्लैग दिख रहे हैं आपको, इसमें पहला फ्लैग जो है ये है इराक का, कि इराक के साथ आप आर्म्स में डील नहीं कर सकते हैं, आर्म्स में वगैरह में डील नहीं कर सकते जब तक कि खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन ना हो। दूसरा जो झंडा फ्लैग है वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया का, और इनसे भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में प्रोहिबिशन लगा रखा हुआ है सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। इसकी कंडीशन की लिस्ट दे रखी है। तीसरा ब्लू कलर का जो फ्लैग आप देख रहे हैं ये सोमालिया का है, और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कहती है कि आप चारकोल का इंपोर्ट सोमालिया से नहीं कर सकते। सोमालिया एक ऐसी कंट्री है, पोर कंट्री की, आपने पायरेट्स, इस कंट्री का नाम लेते ही पायरेट्स की जो है समुद्री लुटेरों का आपके जहन में एक आ जाता है दिमाग में, और ये इससे रिलेटेड है भी। तो ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बताती है कि आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है कि आप जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आ रहे हैं तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि पता चला कल को आपको सोमालिया से कोई ऑर्डर आ गया और आप एक्साइटेड होने लगे कि हाँ मैं यहाँ से काम कर लूँगा, पता चला कि वो फ्रॉड और लुटेरे हैं या गलत तरीके हैं, तो आप ना फंसें। ठीक है, आगे अपने इसमें बात करते हैं। तो चैप्टर 2 ये भी बोलता है कि इंपोर्ट जो आप कर रहे हैं वो स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ गुड्स का जो है, जैसे कि सैंपल्स को अगर इंपोर्ट करना है तो उसकी डिटेलिंग दी हुई है हैंडबुक प्रोसीजर्स में, जो कि पैरा 2.65 में एक डिटेल प्रोसीजर दिया हुआ है कि सैंपल्स को किस तरीके से इंपोर्ट किया जाता है। गिफ्ट आइटम्स के बारे में भी डिटेलिंग दे रखी है। और पैसेंजर बैगेज क्या है, जब भी कोई यात्री किसी ओवरसीज़ कंट्री से इंडिया में मतलब आता है या जाता है तो उसे कस्टम क्लियरेंस करनी पड़ती है, जो कि ग्रीन और रेड चैनल के थ्रू निकलना पड़ता है। उसका पूरा एक पैसेंजर बैगेज का रूल्स है कस्टम्स में, वो मैं सेपरेटली डिस्कस करूँगा, मैंने इसे मर्ज नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा। फिर दूसरी बात हुई यहाँ पर कि फ्री एक्सपोर्ट पे, कि ऑल गुड्स में बी एक्सपोर्टेड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन एक्सेप्ट टू एक्सटेंड दैट सच एक्सपोर्ट्स आर रेगुलेटेड बाय आईटीसी और एनी अदर प्रोविजन ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। यही बात है कि एक्सपोर्ट भी फ्री रहेगा सब्जेक्ट टू कि अगर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी किसी कोई ऐसा लॉ बना देती है कि कोई रेस्ट्रिक्शन लगाती है, उसको छोड़ करके बाकी सब फ्री रहेगा, आप फ्रीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें। दूसरी बात ये कि एक्सपोर्ट अगर कोई गुड्स का हो रहा है तो उसमें आप सैंपल्स के जो प्रोसीजर है वो 2.66 में दिया हुआ है हैंडबुक में, और पैसेंजर बैगेज का भी मैं एक डिटेलिंग वीडियो आपको बनाऊंगा। हाँ, गिफ्ट आप 5,000 की वैल्यू, 5 लाख की वैल्यू तक का गिफ्ट जो है वो मतलब दे सकते हैं इसी के अंतर्गत, लेकिन उसमें भी आपको कुछ कंप्लायंस प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है।
अब बात आ रही है एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट की। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ये बोलती है कि जो एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट आप बनाएंगे और जो भी इनवाइसेस वगैरह होंगी वो या तो फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी होंगी। फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी होती है आपकी यूएस डॉलर, यूरो, पाउंड, जो भी फॉरेन करेंसी है उन्हें ही फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी हम लोग बोलते हैं। या आईएनआर में भी हो सकता है, आप आईएनआर में भी इसकी डिटेलिंग दे सकते हैं। लेकिन जो एक्सपोर्ट प्रोसीड है, एक्सपोर्ट प्रोसीड का मतलब कि जो बायर से आपने पैसा रियलाइज किया है वो फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में ही होगा। एक दो एक्सेप्शन भी इसमें कि एक्सपोर्ट टू ईरान, अगर आप ईरान को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो रियलाइजेशन जो है वो इंडियन रुपीज़ में भी हो सकता है, और इसके जो है बेनिफिट्स जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के और इंसेंटिव वो आपको मिल सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आपने एक्सपोर्ट प्रोसीड को रियलाइज़ नहीं कर पाया, यानी कि कोई एक ऐसा बायर था कि जिसने आपसे सामान ले लिया है और आपको पेमेंट नहीं कर रहा है, तो अब जब आपको पेमेंट नहीं कर रहा है या एक्सपोर्ट प्रोसीड आपको नहीं मिल पा रहा, तो उन सिचुएशंस में क्या क्या डीलिंग होगी, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कैसे बता रही है, इससे भी हम समझते हैं। तो पहले में देखिए, ये दुखी चेहरा जो है वो ये बोल रहा है कि अगर एक्सपोर्टर फेल हो जाता है एक्सपोर्ट प्रोसीड को रियलाइज़ करने में विद इन टाइम लिमिट जो कि आरबीआई ने दे रखी हुई है कि आपका 180 दिनों के अंतर्गत जो है वो फॉरेन एक्सचेंज जो है वो आपका आ जाना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं आ पाता है तो जितने भी बेनिफिट्स जो हैं या एक्सपोर्ट के इंसेंटिव हैं वो उसे एक्सपोर्टर को वापस करना पड़ेगा। इसका पीछे का लॉजिक ये है कि ऐसा ना हो कि देखिए आपने माल एक्सपोर्ट कर दिया और उसके बाद जो पेमेंट आनी थी वो पेमेंट आई नहीं, तो वो तो गिफ्ट हो गया, और आपने उस फॉरेन कंट्री में एक गिफ्ट दे दिया और अपनी सरकार से आप जो है इंसेंटिव और बेनिफिट्स मांग रहे हो, तो वो नहीं अलाउ होगा। यहाँ पर आप एक्सपोर्टर को परेशानी होगी। तो आपको ये कोशिश रहनी चाहिए कि जितना भी एक्सपोर्ट प्रोसीड है वो आपका टाइमली जो है अपना बैंक्स में आ जाए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस हो गए या सिचुएशंस ऐसी हैं कि वो एक्सपोर्टर के कंट्रोल में ही नहीं है, वहाँ पे सुनामी आ गया, कुछ इस तरीके का हजार्डस वो हो चुका है कि जिसके चलते हुए भाई बायर ने पेमेंट करने से मना कर दिया, तो इस कंडीशन में एक्सपोर्टर क्या करें। तो ये फोर्स मेजर एक चीज़ है जो बताती है कि ऐसी चीज़ें हैं जो बियॉन्ड द कंट्रोल हैं, जिन्हें कंट्रोल कर ही नहीं सकते। तो इस केस में जो है आप एक्सपोर्टर जो है वो आरबीआई को अप्रोच करके वेवर के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इस जो अमाउंट अनरियलाइज्ड हुआ है उसे राइट ऑफ कर दीजिए। तो आपको आरबीआई को अप्रोच करना पड़ेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। फिर बात ये आ रही कि अगर आपने कोई इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला, सपोज करिए आपका बायर जो है बैंकरप्ट हो गया या नहीं दे पा रहा पेमेंट, और आपको पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी से मिला है, तो इस केस में जो इंश्योरेंस कंपनी से अगर आपको पैसा मिला है तो आप एलिजिबल हैं, जो भी बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं और इंसेंटिव मिल रहे हैं आप उसके लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, आपको वो बेनिफिट्स मिलेंगे। ये ईसीजीसी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, सरकारी महकमा जो कि एक्सपोर्टर्स को सेफगार्ड करता है, इंडेमनीफाई करता है लॉसेस से, चाहे वो पॉलिटिकल रिस्क के हों, वार के हों, या इस तरीके की पूरी डिटेलिंग दे रखी हुई है। और इसके साथ साथ जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स के बारे में बताया गया है। ये काउंसिल्स जो है, जैसे अगर आप फूड या फ्रूट्स वगैरह का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जो काउंसिल है वो है अपेडा जो है वो आपको हेल्प करता है अगर आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फ्लोरिकल्चर्स वगैरह में डील कर रहे हैं। दूसरा आपका है काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट। तो पूरी लिस्ट दे रखी है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, और ये लिस्ट भी मैं आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कौन कौन सी काउंसिल्स हैं, मतलब जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है उन काउंसिल्स से आप टाई अप करें। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में डीलिंग है तो आपको अपीडा को अप्रोच करना पड़ेगा। अगर आपका प्रोडक्ट लेदर प्रोडक्ट है तो आप काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट को कॉन्टेक्ट करें। तो ये था हमारा चैप्टर 2। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।